राहुल संकीर्त्यान अध्याय 2 हिंदी एनसीईआरटी क्लास 9 जिसके की लेखक राहुल संकीर्त्यान जी हैं। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। राहुल संकीर्त्यान लहासा की ओर, जो क्लास 9 एनसीईआरटी क्षितिज चैप्टर का दूसरा चैप्टर हो जाएगा, दूसरा अध्याय हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त पुष्पराज कुमार छात्र शिक्षक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूँ रहासा की ओर, जो कि क्षितिज कक्षा 9 एनसीईआरटी की पुस्तक से अध्याय 2 लेकर के आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसको हमने अंडरलाइन किया है लेखक परिचय में। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि यह जो लहासा की ओर अध्याय है यह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत कहने का तात्पर्य हुआ कि हिंदी की कोई भी रचनाएं होती है वो विधा में बटी हुई होती है। तो विधा जैसे कि उपन्यास, निबंध, ललित निबंध इत्यादि। तो उसी में एक होता है यात्रा वृत्तांत कि कोई व्यक्ति अगर कहीं घूमने के लिए जा रहा है और उसका पूरा दिनचर्या अगर वो डेट बाय डेट और मतलब समय बाय समय अगर वो नोट करता है तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान इस यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इनका जन्म 1893 में ननिहाल मतलब नानी के यहाँ, कहाँ था इनका ननिहाल, तो गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। वहीं आगे दिया गया है कि इनका पैतृक गांव कनेला था। कनेला पैतृक गांव कनेला और ननिहाल था पंदहा, जिला आजमगढ़। और हुआ कब था इनका जन्म, तो 1893 ईस्वी में। इनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। चूंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक था, क्योंकि 1893 में इनका जन्म हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 ईस्वी में मतलब 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। राहुल संकीर्त्यान जी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे और उनका नाम राहुल संकीर्त्यान हो गया। मतलब पहले जो इनका नाम था, मूल नाम केदार पांडे था, पिताजी के द्वारा इनका नाम रखा गया केदार पांडे। लेकिन जब इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो इन्होंने अपना नाम राहुल सांकीर्त्यान, जैसा कि पता है बौद्ध धर्म में राहुल किनका नाम है, तो राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य अनेक भाषाओं के जानकार थे और उन्हें महापंडित कहा जाता था। मतलब ये इन सारी भाषाओं के जानकार थे, पढ़ लिख लेते थे। आगे सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। मतलब 1893 में वो पैदा लिए और 1963 में डेथ कर गए। 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए। बहुत सारी भाषाओं का जानकार थे, इसलिए इन्हें महापंडित कहा जाता है। यहाँ से कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे राहुल संकीर्त्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। मतलब अनेक विधाओं में इन्होंने रचनाएं की। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा इनकी रचना है। कितने भागों में है, तो यह 6 भागों में। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां। ये सारे जो है इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा भी इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान, बहुत सारे विषयों पर लगभग कितने पुस्तकें लिखी, तो 150 पुस्तकें लिखी। लगभग 150 पुस्तकें। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रावृत्त लिखने लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मतलब ये बहुत यात्रावृत्त घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। मतलब घुमक्कड़ी का शास्त्र, बहुत घूमने में अपने आप विश्वास रखते थे, जानकारी एकत्रित करने में और उससे होने वाले लाभों का विस्तार करते हुए
मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कर का उद्देश्य बताया। मतलब कि मंजिल के स्थान पर जो यात्रा का उद्देश्य होता है ना, वो घुमक्कर का उद्देश्य इन्होंने बताया। घुमक्कड़ी से क्या क्या होता है, तो मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी। मतलब जो लोग यात्रा वृत्तांत या घुमक्कर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, तो मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मतलब हम जहाँ जाते हैं वहाँ की भाषा सीखते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, ये सारी चीजों का आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संकलित अंश, तो यहाँ देखिए संकलित अंश के बारे में, कि यह जो अभी पढ़ेंगे लहासा की ओर, तो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। जब इन्होंने प्रथम तिब्बत यात्रा की थी, कब, 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। मतलब जिस समय इन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से तिब्बत गए थे, उस समय भारतीयों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे, मतलब भिखमंगा के वेश में, छद्म वेश में की थी। पूरा भिखमंगा बन के गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा, तिब्बत की राजधानी कहाँ है, तो लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, किस प्रकार के वहाँ के समाज थे। तो अब यहाँ से हम लोगों का मूल अध्याय स्टार्ट होता है, और आप लोग पेंसिल या कलम लेकर के बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट होंगे। और इसके बाद जो हो सके यही वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वन लाइनर करवा देंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इससे जुड़े नहीं हैं, तो निश्चित जुड़ जाइए। चलिए, लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फड़ी कलिडपोर का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं दुनिया की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। कैसा रास्ता था ये, फड़ी कलिडपोर का रास्ता, तो व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं। मतलब जगह जगह पे जो युद्ध करने वाले फौजी की चौकियां और किले बने हुए हैं। उनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, मतलब कभी चीन की सेना उसमें रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, मतलब वो जो बना के गए थे युद्ध के समय, तो वो अब गिर चुके हैं। तो उस पर क्या किया है कि किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। मतलब ये चीनी किला था, वहां पे ये चाय पीने के लिए ठहरे हमारे लेखक राहुल सांकृत्यायन। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं। मतलब वहाँ जाति पाति और छुआछूत का सवाल ही नहीं। और ना औरतें पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को, मतलब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। कहा जा रहा है कि मतलब वहां जात पात नहीं है, छुआछूत नहीं है, और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। लेकिन अगर आप बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे रहेंगे ना, तो लोग आपको मतलब कि चोरी के डर से, कि कहीं आप उसका चुरा ना लें, तो उसके डर से वो आपके घर के भीतर आपको, मतलब अपने घर के भीतर आपको नहीं जाने देगा। और नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। आप अगर अपरिचित भी हैं, अगर आप ठीक ठाक देखने में लग रहे हो और आप भिखमंगे नहीं हो, तो आपको वहां पे घर में लोग ले लेते हैं। तभी घर की बहुएं या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। मतलब वो आप चाय दीजिएगा ना, तो वो आपके लिए उसे पका देगी कोई भी। और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोरी में कूट कर, देखिए ये सारे जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न बनेगा कि पहले तो वहाँ चाय बनता कैसे है, तो मक्खन और सोडा चाय में दिया जाता है। और चाय जो है चोरी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग के
रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको हम खोटी बोलते हैं, जिसे हम लोग केतली बोलते हैं, में रख कर आपको दे देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। मतलब वहाँ का चाय के बारे में अभी बताएं कि यात्रा का जो होता है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी भी हमको प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न बन सकता है कि तिब्बत के लोग किसमें चाय कूटते थे, तो चोरी में। और किसमें वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था सबको, तो खोटी, जिसको हम लोग केतली भी बोल सकते हैं। और उसके बाद कहता चाय का रंग तैयार हो जाने पर उसे नमक मक्खन डालने की जरूरत होती थी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उस दिन हम थोंडला थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। कह रहा है कि उसके बाद हम लोग थोंडला के जो पहला आखिरी गांव था वहां पहुंच गए। यहाँ भी सुमति, देखिए एक नाम आया है, सुमति, जो कि लेखक के मित्र थे और वहीं के थे, तिब्बत के ही थे। सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मतलब चूंकि सुमति जो इनका मित्र था वो यहाँ मिल गया लेखक को, राहुल सांकृत्यायन जी को, तो भिखमंगे होते हुए भी उन्हें अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। बोले कि 5 साल के बाद ये फिर इस यात्रा के लिए आए थे। लेकिन हम लोग जो वर्णन कर रहे हैं वो पहली यात्रा का इनका वर्णन कर रहे हैं। किंतु उस समय किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। जब वो आए थे प्रथम बार ने, तो क्या हुआ था कि वो गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के बाद क्षण। देखिए ये क्षण आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्षण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, क्षण। क्षण पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। मतलब वहां के लोग, स्थानीय लोग जो थे, नशा करने के लिए, जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, तो वहां पे क्षण पी करके शाम को सब लोग टून हो जाते थे। अब हमें सबसे विकट जो डाड़ा थोंडला पार करना था, वो लोकल नाम है यहाँ तिब्बत का। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। जो डांडे जगह है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं। मतलब 16-17 हजार फीट की ऊंचाई है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। और डाकू रहते हैं वहां पर, डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब डाकू क्या करते थे कि लूट लेते थे सभी को। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर, देखिए वहां की जो सरकार थी वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। और वहां के गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। मतलब डकैत क्या करते थे उसके बारे में बताया गया कि पहले आदमी को मार डालते थे और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। मतलब जैसे कि हथियार का, वहाँ कोई तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं था। तो इसके लिए वहां के लोग, ये उस समय की बात बोल रहे हैं लोग, जिस समय 1929-30 में इन्होंने जो यात्राएं की थी, तो हथियार का कानून नहीं था, तो ये लाठियों की तरह यहाँ के लोग बंदूक रखते थे। और जब लोग बंदूक रखते थे तो मान लीजिए डाकू उसको उससे लूटना है, तो डाकू क्या करता था कि पहले जिस पर शक होता है कि हमको जिसको लूटना है वो उसको मार देते थे। और मारने के बाद देखते थे कि इसके पास क्या है। तो डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राण का खतरा है, इसीलिए वो। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। थोंडला के पास शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। ये लेखक कह रहे हैं कि हमको उतना डरने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भिखमंगे से लोग क्या लूटेंगे। और ये भिखमंगे के भेष में थे। और जहां कहीं वैसी सूरत देखते तो टोपी उतार कर जीभ निकाल
कूची कूची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। मतलब जहां अगर इनको कहीं ऐसा व्यवस्था लगता तो वो टोपी निकाल करके कूची कूची कहने लगते हैं, मतलब दया दया। कूची कूची का हिंदी में अर्थ क्या हुआ? दया दया। भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, लेखक सुमति से कहा, सुमति इनके दोस्त थे, कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। मतलब कहा जा सकता है कि थोंडला से वो लड़कोर जाने के लिए लेखक ने क्या किया, तो घोड़े का चयन किया। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले तक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, जिसको दक्षिण बोलते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, और भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहां बर्फ की सफेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर। देखिए, जो डांडे के देवता का स्थान था वो क्या था, तो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि डांडे के देवता का स्थान किस तरह से सजाया गया था, तो वो देख सकता है ऑप्शन में, पत्थरों के ढेर से, जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगे कपड़ों से, की झंडियों से, या इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएगा। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, और मैं दोनिंक वस्तु, देखिए ये याद रखिएगा कि मैं दोनिंक व कष्टों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। इसका शब्दार्थ देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ होगा। दोहिंक वस्तु का मतलब स्पेनिश उपन्यासकार का वर्णन, जो 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्यूजोट का नायक जो घोड़े पर चलता था, इसका वर्णन यहाँ किया गया कि उसके जैसा हम झूमते झूमते चलना स्टार्ट किए। जी, पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट पड़े, मतलब एक ऐसा स्थान मिला जहां से 2 रास्ते फूट पड़े। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कोड़ का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। मतलब 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। तो सुमति इंतजार करते हुए, वह पहले लड़कोर पहुंच गया था क्योंकि उसे सारा रास्ता पता था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, मतलब वो मंगोल था, तो मंगोल का मुंह क्या होता है, लाल होता है। और अब तो वो पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, जब वो पहुंचे इतना लेट होने के बाद, बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। मतलब कंडे का मतलब होता है वो जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं। 3 बार चाय को गर्म किया। ये सारा चीज जब लेखक पूछेगा प्रश्न कि जब लेखक रास्ता भटक गए तो सुमति ने उनके इंतजार में क्या क्या किया, अगर अगर डीपली जाएगा तो 2 टोकरी कंडे फूंक दिए, 3-4 बार चाय गर्म किया। तो लेखक ने बहुत नरमी से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोड़ में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान, सुमति के यजमान थे,
पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा पिया। थुक्पा वहां का पेय पदार्थ है। आगे अब हम तिरहड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम था। देखिए तिरहड़ी याद रखिएगा कैसा था, यह विशाल मैदान था और पहाड़ों से घिरा टापू सा था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिरहड़ी समाधि गिरी। तिरहड़ी विशाल मैदान था, चारों तरफ टापू जैसा था और वह समाधि गिरी नाम का वहाँ एक पर्वत भी था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। देखिए कपड़े की पतली पतली चीड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब वो गंडा क्या होता है, कपड़े का होता था और वो सबको फाड़ फाड़ कर देता था और उसमें उस आस्था जुड़ी हुई थी कि यह बौद्ध धर्म का है, गौतम बुद्ध के द्वारा लाया गया, मतलब वहाँ के स्थान से लाया गया है। तो वह सभी को देते थे और उससे वह अच्छा मतलब खासा पैसा भी लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। सोचे अगर यजमान के पास जाएगा तो कितना दिन, हफ्ता भर लगा देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। बोले कि जिस गांव में हम हैं उसी में तो अपना गंडा बांट दो, की जरूरी है दूर वाला गांव में जाना। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। मतलब लेखक बोले कि तुम वहाँ मत जाओ, जिस गांव में हो वहाँ पे पैसे दे दो, तो लहासा पहुंचकर हम तुम्हें पैसे दे देंगे। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भड़िया ढूंढने की कोशिश की, भड़िया याद रखिएगा, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। मतलब पहाड़ी इलाका था, तो पहाड़ी इलाका में क्या होता था कि आप अपोजिट चल रहे हैं, सूरज के अपोजिट, तो निश्चित आपका पिछला भाग ठंड में वो विलीन हो जाएगा। और अगर आप वो फ्रंट से चल रहे हैं तो फ्रंट से क्या होगा कि इसमें आ गई। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिरहड़ी में भी थे, मतलब वो वहाँ के लोकल थे तो इसलिए हर जगह उनके पहचान के लोग थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहता था। इसलिए आदमी मिलने का बहाना का सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। मतलब बोले ना कि एक यजमान से मिलना चाहता था तो वो बहाना किया कि एक आदमी मिलना है, तो शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। तिब्बत का जो वहाँ जमीन था वो बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदार में बटा हुआ था। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठ बिहार के हाथ में है। मतलब जो मठ होता था जिसमें बौद्ध रहते थे, तो बहुत सारा हिस्सा ये मठों में इसको दिया जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। मतलब जो उसका ज़मीन होता था उसमें जागीरदार कुछ खेती भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु को भेजा जाता था, जो मतलब खेती करते थे, जो बेगार मजदूर होते थे, तो उसको देखने के लिए भिक्षु क्या होता था, जो बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण करते थे, जो उससे जुड़े हुए लोग थे। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। जो जागीर का आदमी होता था उसके लिए राजा के बराबरी था। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे का मतलब होता था कि मतलब जो ज्ञानी होते थे बौद्ध धर्म में, तो बड़े भद्र पुरुष थे। मतलब भद्र का मतलब मैं अच्छे पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जहाँ ये कोई गए थे शेखर बिहार, वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूड़ बुद्ध वचन अनुवाद जिसको हम लोग बोलते हैं कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। शेखर बिहार में जब ये गए थे नमसे, जहाँ के वहाँ भद्र पुरुष थे, बहुत अच्छे पुरुष थे, तो वहाँ पे 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा।
वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं रही। मतलब एक पोथी 100, जो ये हम देखें कि 103 पोथियां रखी हुई थी, तो एक पोथी कम से कम 15-15 किलो का था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब पुस्तक पढ़ रहे थे और उसके अंदर वो अपने आप को पा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरी बार जब ये पूछे कि हम अपने यजमान के घूम के आ जाएं, तो चल आए। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मतलब जब गए तो लेखक को लगा कि सुमति 2-3 दिन में आएगा, लेकिन वह दोपहर के बाद उसी दिन चले आए। तिरड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यह था यहाँ तक इनका जो राहुल संकीर्त्यायन जी का ल्हासा की ओर का यात्रा। और यह कुछ प्रश्न आंसर है। हम लोग शब्दार्थ थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्टली अर्थ पूछ सकता है। और प्रश्न आंसर का एक अलग से वीडियो आएगा, तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल के साथ। और वन लाइनर भी इस वीडियो के जस्ट बाद अपलोड किया जाएगा। तो जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हो तो निश्चित ही वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, निश्चित ही। चलिए देखिए, डाँड़ा, जो डाँड़ा है वो ऊंची जमीन का यहाँ तात्पर्य है। थोंडला तिब्बती सीमा का एक स्थान है। भीटे, भीटे का मतलब टीले के आकार का ऊंचा स्थान। कंडे, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को, गाय भैंस के गोबर से बने उपला जो ईंधन के काम में आता है। सत्तू बताने की आवश्यकता नहीं है, भुने हुए अन्न जो चना जौ आटा कुछ भी हो सकता है। थुकपा, थुकपा क्या होता है, तो सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। मतलब वहाँ का तिब्बत का जो तो है लोकल व्यंजन। गंडा, गंडा क्या होता है कि मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। मतलब कहीं से वो हम धागा ले आए और उसी धागा को तोड़ तोड़ के किसी के धार्मिक संस्कृति के साथ हम उसको वैसे कर रहे हैं कि ये इसमें भगवान जी रहते हैं। चिड़ी का मतलब होता है फाड़ी हुई। भड़िया का मतलब होता है भारवाहक। और सुमति क्या था, तो हम पहले बता चुके हैं कि लेखक की यात्रा के दौरान मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबजड़ शेख था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोबजड़ शेख, इसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने इसे सुमति नाम से पुकारा। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूरा चैप्टर में, अगर जो कहीं इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है पूरा प्रश्न, तो यह है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जब देखिए दोनों चीटे, दोनों चीटे का मतलब होता है इनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोड़ पोन मजिस्ट्रेट के हाथ के लिखी लम्यक राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। ये सारा जो शब्द है दोस्तों, यह चाइनीज या कह सकते हैं तिब्बती लैंग्वेज में है। दोनिंग क्या लिखा है, दोनिंग कस्तो, यह स्पेनिश उपन्यासकार सर्वेंत 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्यूकजोट का नायक जो घोड़े पर चलता था, ये उनका वर्णन किया गया। तो अगर आप लोगों को इसमें कहीं कुछ पूछने का होगा तो कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो निश्चित ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो अगला वीडियो होगा वो हम लोगों का होगा बिहार बोर्ड जो 9 का हम लोग कर चुके हैं, नालंदा विश्वविद्यालय करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।